हेलो और नमस्कार। स्टडी सॉल्यूशंस कलेक्टिव यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 के अपने सफर को आगे बढ़ाएंगे। जी। हम कवर करेंगे पार्ट 4 जिसमें शामिल है धारा 151 से लेकर 200 तक। यह न्यू क्रिमिनल लॉ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल, और ये यूपीएससी, पीसीएस, जुडिशरी, एसएससी सभी एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है। शुरू करने से पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। जरूर। देखिए, पार्ट 1 में हमने प्रारंभिक, दंड के प्रकार और साधारण अपवाद देखे थे। जी। पार्ट 2 में हमने दुष्प्रेरण यानी अबेटमेंट, आपराधिक षड्यंत्र और महिला बाल अपराध पर चर्चा की। और पार्ट 3 में हमने मानव शरीर के विरुद्ध अपराध को समझा था। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब अब हम व्यक्तियों से जुड़े अपराधों से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही। अब हम राज्य और समाज यानी स्टेट एंड सोसाइटी के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों की तरफ चलेंगे। अच्छा। तो देखिए, पार्ट 4 के मुख्य फोकस एरियाज क्या हैं? इसमें हम 6 विषयों पर ध्यान देंगे। 6 विषय कौन से हैं वो? पहला, राज्य के विरुद्ध अपराध यानी स्टेट ऑफेंसेस। दूसरा, सेना से संबंधित। तीसरा, चुनाव, इलेक्शंस वाले। हाँ। चौथा, सिक्के और स्टैंप मतलब कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। पांचवा, लोक शांति या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। और छठा, लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट्स। चलिए पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। जी, राज्य के विरुद्ध अपराध। इसमें सबसे पहले आती है धारा 151। ये राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमले से संबंधित है। अच्छा। इसका उद्देश्य साफ है, उन्हें उनकी शक्तियों का प्रयोग करने से रोकना या किसी काम के लिए विवश करना। सर, धारा 152 के आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा है, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल। धारा 152 इसलिए सबसे जरूरी है क्योंकि ये संप्रभुता और एकता को खतरा से डील करती है। ओह, तो ये सेडिशन वाला सेक्शन है। बिल्कुल। ये पुरानी आईपीसी की धारा 124A, जिसे सेडिशन या राजद्रोह कहते थे, उसका नया रूप है। इसके कीवर्ड्स अलग हैं अब। क्या है कीवर्ड्स? इसके कीवर्ड्स हैं अलगावाद यानी सेसेशन, सशस्त्र विद्रोह मतलब आर्म्ड रिबेलियन, और विध्वंसक गतिविधियां। अच्छा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव पर ध्यान दे। नोट में लिखा है कि राजद्रोह शब्द हटा दिया गया है। हटा दिया है? हाँ, और अब फोकस देशद्रोह यानी सॉवरेनिटी पर है। पहले सरकार का विरोध राजद्रोह माना जाता था, अब देश की संप्रभुता और एकता पर हमला देशद्रोह माना जाएगा। मतलब फोकस गवर्नमेंट से हटकर नेशन पर आ गया? एग्जैक्टली। अब आगे बढ़ते हैं विदेशी संबंध और सेना की तरफ। जी। एक अपराध है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका कॉन्टेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सुरक्षा। अच्छा। और सर, सेना से संबंधित कौन से अपराध है? सेना के लिए धारा 159 है, सैनिक या नाविक द्वारा विद्रोह यानी म्यूटिनी का दुष्प्रेरण मतलब अबेटमेंट टू म्यूटिनी। ओके। धारा 161 है वरिष्ठ अधिकारी, सुपीरियर ऑफिसर पर हमला करना। और धारा 164 है किसी भगोड़े सैनिक को यानी डिजर्टर को शरण देना। इसमें एक नोट भी है। हाँ, एक बात नोट करने वाली है, ये धाराएं तभी लागू होती हैं जब कोर्ट मार्शल के तहत कार्रवाई ना हो रही हो। ठीक है, समझ गए। चलिए अब आते हैं चुनाव संबंधित अपराधों पर। जी। ये चैप्टर धारा 169 से शुरू होता है, जो अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट और निर्वाचन अधिकार की परिभाषा देती है। और इसके बाद फिर आती है धारा 170, चुनाव में रिश्वत, प्राइमरी। इसकी डेफिनेशन है वोट के बदले पारितोषण यानी ग्रेटिफिकेशन देना या लेना। सर, धारा 171 में अनुचित प्रभाव के साथ एक कीवर्ड है दैवीय प्रकोप। इसका क्या मतलब है? अच्छा पॉइंट है। अनुचित प्रभाव या अनडू इन्फ्लुएंस का मतलब है किसी पर दबाव डालना। जी। इसमें दैवीय प्रकोप यानी डिवाइन डिस्प्लेजर का डर दिखाना भी शामिल है। जैसे कि किसी को कहना कि अगर तुमने इस पार्टी को वोट नहीं दिया तो तुम पर भगवान का प्रकोप होगा। इस तरह का डर दिखाना भी एक अपराध है। अच्छा, ये तो काफी स्पेसिफिक है। हाँ। इसके बाद है धारा 172, प्रतिरूपण या पर्सनेशन, साधारण अर्थ में जाली वोटर बनना। ओके। और इससे जुड़ी कुछ और धाराएं? जी। धारा 173 रिश्वत के लिए दंड देती है। धारा 174 चुनाव के संबंध में झूठा बयान देने से संबंधित है। और 176? तो धारा 176 चुनाव का हिसाब यानी अकाउंट्स ना रखने पर लागू होती है। ठीक है, तो ये चुनाव वाला हिस्सा हो गया। हाँ। चुनाव के बाद हमारा अगला विषय है सिक्के यानी कॉइन्स, जो धारा 178 से शुरू होता है। सिक्का, कॉइन। ये धारा
सिक्का और भारतीय सिक्के की परिभाषा देती है। इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। भारतीय सिक्का जो है वो राज्य की संप्रभुता का प्रतीक है, इसलिए उसका स्टेटस हायर स्टेटस है। तो सर, भारतीय सिक्के से जुड़ा अपराध ज्यादा गंभीर माना जाएगा? बिल्कुल। देखिए, धारा 179 किसी भी सिक्के का कूदकरण यानी काउंटरफिटिंग कवर करती है। किसी भी सिक्के का? हाँ, लेकिन धारा 180 खास तौर पर भारतीय सिक्के के कूदकरण के लिए है और इसमें अधिक कठोर सजा है, मोर सिवियर पनिशमेंट। अच्छा। धारा 181 कूदकरण के लिए उपकरण, टूल्स बनाने या रखने पर लगती है। धारा 183 विदेश से जाली सिक्के आयात मतलब इंपोर्ट करने को अपराध बनाती है। और धारा 888? वो सरकारी स्टैम्प के कुत्कारण से संबंधित है। ठीक है। अब अगला टॉपिक है लोक शांति या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। हाँ, और इसमें हम सबसे पहले समझेंगे विधि विरुद्ध जमाव यानी अनलॉफुल असेंबली। धारा 189 इसकी परिभाषा देती है। इसके लिए क्या कंडीशंस हैं? इसके लिए कम से कम 5 या अधिक व्यक्ति होने चाहिए। 5 या उससे ज्यादा? जी, और उनका एक सामान्य उद्देश्य या कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सर, ये सामान्य उद्देश्य क्या हो सकता है? इसके 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला, कानून का विरोध करना। दूसरा, आपराधिक अधिचार यानी ट्रेसपास करना। और तीसरा, किसी को आपराधिक बल से विवश करना। अगर 5 या ज्यादा लोग इनमें से किसी उद्देश्य से इकट्ठे होते हैं तो वो विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है। समझ गई। और धारा 190 के अनुसार ऐसे जमाव का सदस्य होना भी एक अपराध है। याद रखें, पुराना आईपीसी सेक्शन 141 अब बीएनएस सेक्शन 189 बन गया है। तो जब इस विधि विरुद्ध जमाव में हिंसा जुड़ जाती है तब क्या होता है? तो वो बनवा यानी राइटिंग बन जाता है, जो धारा 191 में परिभाषित है। इसका कोई फॉर्मूला है? एक सिंपल फॉर्मूला है, अनलॉफुल असेंबली 189 प्लस फोर्स या वायलेंस इज इक्वल टू राइटिंग 191। अच्छा, सिंपल। धारा 192 बलवा के लिए दंड देती है और धारा 193 घातक हथियार यानी डेडली वेपन के साथ बलवा करना। ये एक गंभीर और संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल अपराध है। ठीक है, अब आते हैं दंगा यानी अफरे पर। हाँ, धारा 194। इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, 2 या अधिक व्यक्ति 2+ पर्सन्स। 2 या अधिक? दूसरा, सार्वजनिक स्थान यानी पब्लिक प्लेस। और तीसरा, लड़ाई से शांति भंग डिस्टर्बेंस ऑफ पीस। और इसकी सजा? इसकी सजा 1 महीने की कैद या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकती है। इसके साथ ही धारा 195 है जो उपद्रव दबाते समय लोक सेवक पर हमले से संबंधित है। सर, बलवा और दंगे में क्या फर्क हुआ फिर? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अक्सर कंफ्यूज करता है। हम इस पर एग्जामिनर ट्रैप सेक्शन में आएंगे। ओके, ठीक है। हाँ, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। धारा 196 विभिन्न समूहों में शत्रुता यानी प्रमोटिंग एनमिटी बढ़ाना। इसके ग्राउंड्स क्या हैं? इसके ग्राउंड्स हैं धर्म, मूलवंश, भाषा, निवास, जन्मस्थान, जाति। इन आधारों पर नफरत फैलाना एक अपराध है। अच्छा। धारा 197 राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव से संबंधित है। इसमें एक नया एडिशन है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का, मतलब सोशल मीडिया और इंटरनेट। हाँ, इसके क्लॉज 1D के तहत भारत की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली भ्रामक जानकारी यानी फेक न्यूज फैलाना भी अब स्पष्ट रूप से अपराध है। ये तो बहुत रेलेवेंट है आज के टाइम में। बिल्कुल। अब हम अपने आखिरी टॉपिक पर हैं, लोक सेवकों द्वारा अपराध। जी। धारा 198 कहती है कि अगर कोई लोक सेवक क्षति पहुंचाने के आशय से कानून की अवज्ञा करता है तो वो अपराधी है। इसका कोई एग्जाम्पल? जैसे कि जानबूझकर FIR न लिखना। और धारा 199 कानून के तहत दिए गए निर्देश की अवज्ञा है। सर, धारा 200 काफी जरूरी लग रही है। हाँ, धारा 200 बहुत क्रूशल है। ये पीड़ित का उपचार ना करना यानी नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम से संबंधित है। मतलब डॉक्टर्स के लिए? हाँ, अस्पतालों या डॉक्टरों द्वारा इमरजेंसी इलाज से मना करना एक दंडनीय अपराध है। अच्छा। इसी चैप्टर में आगे हैं धारा 201 गलत दस्तावेज बनाना यानी फ्रेमिंग इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट। धारा 202 अवैध रूप से व्यापार में शामिल होना। इसमें एक नई सजा जोड़ी गई है ना? हाँ, बिल्कुल। वो है सामुदायिक सेवा या कम्युनिटी सर्विस। फिर है धारा 204 लोक सेवक का प्रतिरूपण मतलब पर्सनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट। जैसे नकली पुलिस वाला बनकर घूमना। सही पकड़ा। चलिए अब थोड़ा एनालिसिस करते हैं BNS 152 और पुराने IPC 124A में क्या आखिर बदलाव है। देखिए, पुराने कानून का फोकस सरकार के प्रति अवमानना या डिसअफेक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट पर था और उसकी विरासत कॉलोनियल थी। जी। नए कानून BNS 152 का फोकस संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा पर है।
मुख्य बदलाव यह है कि गवर्नमेंट शब्द हटाकर नेशन यानी राष्ट्र पर फोकस किया गया है। इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव यह है कि अभिव्यक्ति की आजादी और राष्ट्र की सुरक्षा के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है सर, अब एग्जाम के लिए कुछ हाई वेटेड सेक्शंस बता दीजिए। जरूर, इन सेक्शंस को जरूर याद रखें। सेक्शन 152 यानी सॉवरेनिटी, सेक्शन 189 अनलॉफुल असेंबली, सेक्शन 191 रीराइटिंग की डेफिनेशन, और सेक्शन 196 यानी हेट स्पीच, सेक्शन 200 मेडिकल ट्रीटमेंट वाला, और सेक्शन 202 जिसमें कम्युनिटी सर्विस का जिक्र है। ओके, ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आपके सवाल पर और उन सेक्शंस पर जो कंफ्यूज कर सकते हैं। हाँ, राइटिंग और अफरे वाला। पहला वही, राइटिंग 191 वर्सेस अफरे 194। राइटिंग में 5 या ज्यादा लोग, कहीं भी, पब्लिक या प्राइवेट। और अफरे में? अफरे में 2 या ज्यादा लोग, लेकिन सिर्फ सार्वजनिक स्थान पर। अच्छा, ये क्लियर हो गया। दूसरा है इलेक्शन ब्राइबरी 170। ये सिर्फ चुनाव प्रक्रिया के लिए है। ये सामान्य रिश्वत से अलग है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर आती है। ठीक है। और तीसरा इंडियन कॉइन 180। याद रखें, सामान्य सिक्के मतलब सेक्शन 179 से ज्यादा कठोर सजा भारतीय सिक्के के मामले में है। चलिए अब एक 1 स्लाइड रैपिड रिवीजन करते हैं। बिल्कुल। 151 से 158 स्टेट से जुड़े, जैसे प्रेसिडेंट पर हमला, सॉवरेनिटी, युद्ध। 2 159 से 168 आरबी, विद्रोह, भगौड़े। 3 169 से 177 इलेक्शंस, रिश्वत, प्रतिरूपण। 4 178 से 188 कॉइन्स, जाली सिक्के, आयात। 5 189 से 197 पब्लिक पीस, विधि विरुद्ध जमाव, बलवा, दंगा। 6 198 से 200 पब्लिक सर्वेंट्स, अवज्ञा, इलाज न करना। बहुत बढ़िया। अब कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हो जाए। ठीक है, मैं सवाल पूछूंगा, आप मन में जवाब सोचिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। जी। Q1 बीएनएस धारा 152 का संबंध किससे है? ए मानहानि, बी संप्रभुता को खतरा, सी हत्या, डी चोरी। ये तो सेडिशन वाला नया सेक्शन है। सही जवाब है बी संप्रभुता को खतरा। ग्रेट। अगला सवाल। Q2 दंगा यानी अफरे के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक हैं? ए 5, बी 2, सी 3, डी 10। दंगे के लिए 2 लोग, बलवे के लिए 5। बिल्कुल सही। सही जवाब है बी 2। लास्ट क्वेश्चन। Q3 विधि विरुद्ध जमाव या अनलॉफुल असेंबली किस धारा में परिभाषित हैं? ए 189, बी 141, सी 191, डी 151। ये तो अब बीएनएस 189 है, पहले आईपीसी 141 था। परफेक्ट। सही जवाब है ए 189। सर, इन सेक्शंस को याद रखने के लिए कुछ स्मार्ट मेमोरी ट्रिक्स हैं? हाँ बिल्कुल। पहला है SECP सीक्वेंस, स्टेट 151, इलेक्शंस 169, कॉइन्स 178, पीस 189। SECP अच्छा है। एक राइम है 152 देश, 192 कलेश। 152 देशद्रोह से और 192 कलेश यानी बलवा से संबंधित है। 152 देश, 192 कलेश, ये भी आसान है। और एक विजुअल एड, 5 fingers equals to unlawful assembly, सेक्शन 189, 5 लोग, 5 उंगलियां। ब्रिलियंट। तो आज की क्लास में हमने राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर लोक व्यवस्था और सरकारी जवाबदेही को कवर किया। ये सेक्शंस स्टेट और सोसाइटी के आधार हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू सर, सब कुछ क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। अगली क्लास में हम पार्ट 5 शुरू करेंगे, जिसमें धारा 201 से 250 तक कवर किया जाएगा। उसमें क्या क्या टॉपिक्स होंगे? हम झूठे सबूत यानी फॉल्स एविडेंस, कोर्ट की अवमानना और पब्लिक हेल्थ यानी न्यूसेंस जैसे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। लाइक, शेयर एंड रिवाइज। मिलते हैं अगली क्लास में।